नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल इख्तिताम पजीर हो गए हैं और आखिरी गोल्ड मेडल बैडमिंटन में हिंदुस्तान को मिला है, जबकि हॉकी में हिंदुस्तान को सिल्वर में ही इत्तेफा करना पड़ा है। ये मेंस हॉकी की बात है। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला था जिसमें हिंदुस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उधर अगर हम बात करते हैं विमेंस हॉकी की, तो उसमें बहुत पहले ही टीम खिताबी दौड़ से बाहर हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुकाबले हैं जिसमें हिंदुस्तान ने काफी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे टेस्ट मैच की और क्रिकेट की, और इसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरह से जीत हिंदुस्तानी टीम को रास नहीं आती है। लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद हिंदुस्तानी टीम साउथहैम्पटन में बुरी तरह से हारी है। इन तमाम मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जबकि फोनलाइन पर हमारे साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे फजल इमाम मलिक। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में जीत हिंदुस्तानी टीम को ऐसा लगता है कि रास नहीं आती है। इस वक्त मुल्क में अच्छे दिन का चर्चा है और लॉर्ड्स में जिस तरह से हिंदुस्तानी टीम जीती उससे ऐसा लग रहा था कि टीम के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये अच्छे दिन रास नहीं है, क्योंकि एक 28 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर इस तारीखी जीत के बाद सिर्फ 5 दिनों के अंदर पूरी हिंदुस्तानी टीम बदल गई। महेंद्र सिंह धोनी ने ठीक ही कहा है कि 5 दिनों के अंदर हमने क्या किया इसका पता नहीं चल पा रहा है। गावस्कर भी हैरान है और क्रिकेट मुबस्सरीन भी हैरान है। 445 रनों की जरूरत थी साउथहैम्पटन टेस्ट में, लेकिन पूरी टीम चौथी इनिंग्स में, जो कि मैच का चौथा इनिंग्स थी, 178 रनों पर हार गई, पर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। इन्होंने पहली बारी में भी हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली, जो कि चर्चा में आए थे गाजा की हिमायत में रिस्ट बैंड पहनने के लिए, और उन्होंने शानदार स्पिन गेंदबाजी की और 6 विकेट लिए। इस तरह से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अब दोनों टीम एक एक की बराबरी पर आ गई है। और तारीख शाहिद है कि सफकत के बाद जब सीरीज बराबर होती है तो उसमें हिंदुस्तानी टीम को जिस तरह से ये देखा गया है कि दोबारा सफकत हासिल करने में बहुत परेशानी होती है। 7 अगस्त से शुरू होगा अगला टेस्ट मैच, और बहुत मुश्किल काम यह है कि हिंदुस्तानी टीम एक मरतबा फिर सीरीज में वापस आए, यानी कि सीरीज में सबकत हासिल करे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 3 अहम बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और टीम इंडिया की जो फील्डिंग है वो भी बहुत खराब है। ईशांत शर्मा टीम से बाहर हो गए, जिन्होंने लॉर्ड टेस्ट में जीत दिलाई थी। मजमूई तौर पर एक अच्छा मौका था जो कि टीम इंडिया ने सीरीज जीतने का, हालांकि ये नहीं कहूंगा कि गंवा दिया है क्योंकि अभी मैचेस बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से सबकत हासिल की थी एक अच्छा मौका था हिंदुस्तानी टीम के पास इस सबकत को बरकरार रहने का। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आपको क्या लगता है, लॉर्ड्स के मैदान पर सिर्फ 2 मरतबा टीम जीती है, 28 साल बाद दूसरी जीत मिली और ऐसा लग रहा था कि सीरीज अब हिंदुस्तान के नाम होने वाली है, लेकिन साउथहैम्पटन में सब कुछ उल्टा हो गया और एक तरह से यह देखा जाए कि इस जीत को टीम इंडिया हजम नहीं कर पाई। देखिए शबाब साहब, ये हिंदुस्तानी टीम की जो हार है ये जहनी तौर पर थी। आप इस बात पर गौर करिए कि हम मैच मैदान में 5वें दिन हारे, लेकिन हम जहनी तौर पे हम मैच शुरू होने से पहले ही हार चुके थे, क्योंकि लॉर्ड्स के मैच की जीत के बाद बजाय हम ऑफेंसिव होने के बाद हम डिफेंस पे चले गए। हमारी टीम का जब अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें फर्स्ट 11 में हम 4 बॉलर के साथ उतरे थे मैच में और 7 बैट्समैन थे, जो इस बात का इशारा था कि हम डिफेंसिव हो गए। हम लीड में इजाफा करने नहीं गए, हम लीड को बचाने चले गए और ये सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी बात ये हुई कि टॉस इंग्लैंड ने जीता और बैटिंग की उन्होंने पहले की। एक फ्लैट बड़ा स्कोर खड़ा किया। एक फ्लैट विकेट के ऊपर उन्होंने बैटिंग की और हमारे बॉलर 4 बॉलर, जिसमें कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो लगातार 2 टेस्ट मैच खेल चुका हो, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उससे क्या हशर होगा। तो वहां पर 1-2 गलतियां हुई और उसने ये अंजाम तक पहुंचाया और ये डिफेंसिव क्रिकेट का नतीजा है। जो हालांकि कहा यह जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, बिल्कुल, लेकिन इसका ठीक उल्टा नजारा देखने को मिला। ईशांत शर्मा जिन्होंने कहर बर्पा किया था लॉर्ड्स टेस्ट में, वो नहीं थे, उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान यकीनी तौर पर हुआ होगा हिंदुस्तानी टीम को। हालांकि उनकी भी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा तसलसल देखने को नहीं मिलता है, कभी बहुत ज्यादा विकेटें ले लेते हैं और कभी सबसे महंगे साबित होते हैं। हम फजल इमाम मलिक साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी अजीमुशान जीत
हासिल हुई थी लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर, लेकिन साउथहैम्पटन में नजारा बिल्कुल बदल गया और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जो एक वक्त सीरीज जीतती हुई नजर आ रही थी, अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। क्या वजूहात हैं आपकी नजर में? शहबाज साहब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी टीम ने इंग्लैंड को वापसी का मौका दिया जी। नहीं तो जिस तरह से लॉर्ड टेस्ट के बाद, मुझे लॉर्ड टेस्ट के जीतने के बाद हम मैदान पे ज्यादा ऑफेंसिव जिस तरह खेलना चाहिए था वो नहीं खेले और कई टीम में कई तब्दीलियां की गई। इन तब्दीलियों में अगर आप शिखर धवन को क्यों रखा गया ये सवाल भी उठना में, अगर आपने रोहित शर्मा को खिलाया और अगर स्टुअर्ट बिन्नी को ड्रॉप किया तो शिखर धवन को क्यों रखा? शिखर धवन पूरे सीरीज में फ्लॉप रहे अभी तक टीम, उन्हें क्यों नहीं? गौतम गंभीर जैसा ओपनर हमारे पास है तो उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया? रविंद्र जडेजा जो स्लिप के फील्डर नहीं है उन्हें स्लिप में क्यों खड़ा किया गया? इन्होंने कैच ड्रॉप किया। तो इस तरह कई सवालों, धोनी की पूरी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है कि वो अपनी मन मर्जी से जो कर रहे हैं। तो तीसरे टेस्ट में हमारी हार मुझे लगता है कि धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे तजुर्बे किए टीम से भारी। आपके कहने का मतलब है कि एक तरह से एक मौका दे दिया वापसी करने का सीरीज में, चाहे वो कप्तान हो या हमारे खिलाड़ी हो। खासतौर से मंसूर साहब, अगर देखा जाए विराट कोहली जो कि एक मजबूत पिलर माने जा रहे थे मिडिल ऑर्डर के, लगातार फेल्योर रहे हैं। इसके अलावा और भी मिडिल ऑर्डर के कई बैट्समैन नाकाम रहे हैं, लेकिन जैसा कि फजल साहब कहा कि स्ट्रेटजी बनाने में काफी परेशानी हो रही है। कई खिलाड़ियों को टीम में फाइनल 11 में शामिल किए जाने पर लोगों को हैरत भी हो रही है और फिर कुछ खिलाड़ी जो बाहर हैं उस पर भी हैरत हो रही है। तो किस तरह की स्ट्रेटजी है? क्या महेंद्र सिंह धोनी हिकमत अमली में कुछ नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर पूरी तरह से क्रेडिट इंग्लैंड की टीम को दिया जाए जीत के लिए? नहीं, देखिए, इसमें इंग्लैंड की ताकत से ज्यादा हमारी अपनी गलतियों का बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। आप देखिए, स्टीवर्ट बिनी को आपने ड्रॉप किया इस मैच में, उसकी जगह उनकी जगह पे आपको अश्विन को खिलाते तो बेटर होता। आपने उनको चांस दिया रोहित शर्मा को। आप अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जा रहे हैं तो क्या 4 बॉलर के साथ आप 20 विकेट ले सकते हैं इंग्लैंड के? ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रोहित शर्मा को शामिल किया उसमें। दूसरी बात यह कि स्टीवर्ट बिन्नी के साथ बड़ी नाइंसाफी है, आपने 2 टेस्ट मैच में सिर्फ 20 ओवर बॉलिंग कराने के बाद तीसरे टेस्ट में ड्रॉप कर दिया। ये उसके साथ पहले भी होता हुआ आया है। अब जो बॉलर मौजूद हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? समी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे, जडेजा पूरे जलाल में है नहीं, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाते हैं, लेकिन आप गए नहीं। तो ये एक ब्लंडर था एक्स्ट्रा बॉलर की बात जो आप कह रहे हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी ने एतराफ किया है मैच के बाद कि अब हो सकता है एक्स्ट्रा बॉलर के साथ हमें जाना पड़ेगा, और ये सोच भी रहे थे, लेकिन पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं हो सका था। बिल्कुल सही आपने इशू उठाया है। फजल अहमद मलिक साहब, टीम कॉम्बिनेशन की बात कही है मंसूर साहब ने, आपने इस तरफ इशारा भी किया। टीम कॉम्बिनेशन में इधर लगातार देखा जा रहा है कि चूक होती जा रही है। क्या इस टेस्ट मैच में भी चूक हुई? क्योंकि जिस तरह से हम पूरी तरह से सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर चुके थे, इस तरह की हार कोई मायने नहीं रखती है और समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान के खेल शायकीन को कि आखिर हो का गया है। देखिए, टीम कॉम्बिनेशन धोनी ने जिस तरह की उतारी थी, टीम कॉम्बिनेशन तो मेरे ख्याल से कोई भी बहुत अरसों से देखता आ रहा हो जी, उससे कोई भी मतलब नहीं हो सकता कि वो धोनी आपने रोहित शर्मा को बार बार विकेट कर लिया, आप शिखर धवन को आप क्यों ओपन करवा रहे थे? गौतम गंभीर को आपके पास अश्विन जैसा स्पिनर है जो आपके सबसे मोतबर स्पिनर है, और आप ये बोल रहे थे कि और अब तो पछता रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि मोइन अली ने जिस तरह की स्पिन गेंदबाजी की है और उन्होंने 6 विकेट चटकाए दूसरी इनिंग में, तो लग तो ऐसा रहा होगा कि अश्विन अगर होते तो और इस पिच पर वो कहर बर्पा कर सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है चौथे दिन ने ये मुजाहरा किया था, 5वें दिन आखिरी इनिंग थी, लेकिन विकेट जैसा देखा गया था कि साउथहैम्पटन का टूटने लगा था दूसरे ही दिन से। जाहिर तौर पर जो साउथहैम्पटन का जो विकेट था वो टूटने लगा था दूसरे दिन ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने इंग्लैंड को वापसी का मौका दिया, आपने कुक को वापसी का मौका, आपने यंगर को वापसी का मौका दिया, पूरी सीरीज में हमने फजल साहब देखा कि स्लिप में कैचिंग अच्छी नहीं हो रही है, फिर इसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग भी जिस मेयार की हिंदुस्तान की होती थी वो देखने को नहीं मिली है। तो क्या बहुत ज्यादा पूरे इत्तेमाद हो गई थी हिंदुस्तानी टीम लॉर्ड्स को फतह करने के बाद?
ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी हिंदुस्तानी टीम। और सबसे बड़ी चीज है कि मंसूर ने बहुत अच्छी बात की कि डिफेंसिव ज्यादा टीम 7 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। देखिए टेस्ट मैच था, 5 दिन का मैच था, 20 विकेट लेना है। अगर आपको सीरीज में सफलता हासिल करनी है, 1-0 से हम आगे थे, हमें तो ऑफेंसिव होना था, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑफेंसिव होना था। हम इंग्लैंड की टीम को डिफेंसिव करना चाहिए थे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने 570 569 का स्कोर कर लिया और हम डिफेंसिव हो गए, हम अपने खोल में चले गए। मंसूर साहब आपकी बात दोहरा रहे हैं मंसूर साहब, फजल साहब के मतलब होना चाहिए था ऑफेंसिव, हो गया डिफेंसिव और इसका फायदा इंग्लैंड को मिला। अब अभी भी मौका है टीम इंडिया को सीरीज जीतने का। आपको क्या लगता है कि किस तरह की हिकमत अमली टीम इंतजामिया और कप्तान धोनी को? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि इस टेस्ट मैच का सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि हम एक पार्ट टाइम स्पिनर के हाथों हार गए। एक मोइन अली को आप एक्सपर्ट स्पिनर नहीं मानिएगा, वो पार्ट टाइम स्पिनर है, वो एक अच्छे बैट्समैन है, और हम पार्ट टाइम स्पिनर को अगर फेस नहीं कर पा रहे इंग्लैंड के, तो इसका मतलब ये है कि हम जिस खेल में, जिस चीज में हम एक्सपर्ट थे, स्पिन खिलाने में, स्पिन खेलने में, बैट्समैन तो ऐसे भी स्पिन खिलाने में और स्पिन खेलने उन दोनों चीजों में हम नाकाम हैं। हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, पार्ट टाइम स्पिनर को हम नहीं खेल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन बैट्समैन के ऊपर T20 और वनडे का बहुत ज्यादा असर है। आप मोइन अली के जो विकेट्स हैं वो देखिए, वो इतने इजी विकेट हैं, जो बाहर जाने वाली बॉल सब खेलने में आउट हुए हैं। वो साफ लग रहा है कि बैट्समैन जो है T20 और वनडे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो क्लास जो हमारे घरेलू क्रिकेट में स्पिनर्स की होनी चाहिए थी वो है नहीं। तो जब हम घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलेंगे ऐसे स्पिनर्स को, तो सामने जो भी बाहर जाएंगे तो वहां हम इस तरह से ही मात खाएंगे। तो T20 और वनडे का खुमार पूरी तरह से छाया हुआ है खिलाड़ियों पर, और इसका नुकसान जो हो रहा है वो टेस्ट मैच में देखने को मिल रहा है। फजल साहब एक बहुत ही अच्छा इशू उठाया है और एक दूसरे एक्सपर्ट भी इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरीज बराबर हो चुकी है, 7 अगस्त से अगला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, हिंदुस्तान के पास वक्त है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, और खासतौर से जो आउट ऑफ फॉर्म जो हमारे बैट्समैन है, विराट कोहली सबसे ऊपर है सरफहरिस्त, अभी तक कुछ नहीं कर पाए सीरीज में, क्या उनका फॉर्म में आना जरूरी है? नहीं देखिए, फॉर्म में आना सिर्फ उनका ही नहीं, शिखर धवन की जगह भी अब गौतम गंभीर को मौका चौथे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल अगर इसको कहा जाए कि ओपनर आपके लगातार फ्लॉप कर रहा है। शिखर धवन फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, जो आपकी सबसे मजबूत दीवार जिसको कही जा रही थी, विराट कोहली इंग्लैंड के बल्ले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। विराट कोहली इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। इसकी वजह से भी कि हिंदुस्तान की बल्लेबाजी कमजोर। आप पूरी सीरीज में देखिए, एक ही वाहिद बल्लेबाज है जिसने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, वो अजिंक्य रहाणे है, जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ। लॉर्ड्स में भी उस बल्लेबाज ने अगर पहली इनिंग में सेंचुरी नहीं बनाई होती तो शायद हम दूसरा टेस्ट भी नहीं जीत पाते। अब चूंकि भुवनेश्वर कुमार को लेकर भी थोड़ा इन्फॉर्मेट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं, तो अब हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चीज है कि वो नमन ओझा को शायद बुलवा रहे हैं एक मुतबादिल के तौर पर। तो मुझे लगता है कि उमेश यादव या जहीर खान अगर फिट हो, जहीर खान अगर वहां फिट होते हैं और जहीर खान अगर ठीक हो, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी टीम में अभी उनकी जरूरत है। दूसरा है, चौथा और पांचवा टेस्ट हिंदुस्तान के सामने है, और इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा सीनियर बॉल गेंदबाज हो, अश्विन वहां है, उनके साथ उनको टीम में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरफ इशारा भी किया है और बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बदलने का उन्होंने इशारा दिया है। मंसूर साहब, ईशांत शर्मा इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो टीम में नहीं थे, टीम हार गई, जब टीम में रहकर उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट जिताया, या इससे पहले भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, तो मीडिया में या जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं बहुत ज्यादा सताइश उनकी नहीं होती, इसका उन्हें मलाल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, फिटनेस सबसे बड़ी चीज है। फिटनेस एक फास्ट बॉलर के लिए सबसे बड़ी फिटनेस होती है। अगर आप फिटनेस नहीं है तो आप रेगुलर परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ टेस्ट मैच में बॉलिंग का एक्सपीरियंस जो है ना वो घटता जा रहा है। आप देखिए, आप 2 मैच खेलने के बाद भुवनेश्वर कुमार के पैर में सूजन आ गई। इस पे कपिल देव ने कहा था कि देखिए, ये इस चीज का नतीजा है कि हमें एक दिन में 30-40 ओवर बॉलिंग करने की प्रैक्टिस ही नहीं रही है। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम 30 ओवर बॉलिंग कर सके। तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में ही उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अब रहा सवाल भुवनेश्वर कुमार का, ईशांत का, ये सब बॉलर ऐसे हैं जिनको एक जहीर खान जैसा आदमी चाहिए जो उनको मैदान में गाइड करे, जो इस बात का एतराफ। परफॉर्मेंस में तसलसल होना चाहिए। अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर है आपकी तारीफ भी होगी, बहुत सारे और दूसरे फायदे भी आपको होंगे,
लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साथ एक सबसे बड़ी मुश्किल ये शुरू से ये रही है कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में नहीं है। एक मैच में बहुत अच्छा करते हैं, शानदार जीत हासिल करते हैं, और दूसरे मैच में यह देखा जाता है कि शर्मनाक शिकस्त का सामना। बहरहाल हम सबकी नेक ख्वाहिशात टीम इंडिया के साथ हैं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ हैं कि बचे हुए मैचों में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे और इंग्लैंड से सीरीज जीत कर वापस लौटे। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स राउंड में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तान की कारकर्दगी की। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। गुड्डी बस भी का नीचे आ जा। पकड़। देख दादी कह रही थी कि चोरी करना पाप है, पाप। अगर भगवान जी ने श्राप दे दिया तो तेरे साथ मैं भी फंस जाऊंगी, और मैं तो कुछ किया भी नहीं। गुड्डी, अरे पगली, मैं दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जी से एक साल माफी मांगूंगी। अब खुश? तो फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तो बस आम पकड़। घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। हम समय हैं, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और फोनलाइन पर एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम अली। दौलत मुश्तरका खेल अख्ताम पजीर हो चुके हैं। ग्लासगो में जब 200 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे इस बार, तो सबको पता था कि पिछली बार वाली कारकर्दगी दोहराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन अहम मुकाबलों में हिंदुस्तान ने पिछली मरतबा तमगे जीते थे उनमें से कुछ इवेंट्स इस बार कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं थे। लेकिन कुश्ती में हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर दिखाया कि उनसे बेहतर दुनिया भर में कम ही पहलवान है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा मुजाहरा अगर कहा जाए कि स्क्वाश के लिए हिंदुस्तान जाना नहीं जाता है, लेकिन स्क्वाश में कॉमनवेल्थ गेम में स्क्वाश में हिंदुस्तान ने पहली मरतबा मेडल जीता है। खातिन डबल्स में दीपिका पल्लिकन और जोशना चिन्नप्पा की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में दीपिका और जोशना ने इंग्लैंड की जोड़ी को 11-6, 11-8 से शिकस्त दी है। दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तान को स्क्वाश में मिलने वाला, हम बता दें कि ये पहला तमगा है। स्क्वाश की शुरुआत हो चुकी है। फजल साहब, किस तरह से मानेंगे चेन्नई की इन दो लड़कियों ने एक नई तारीख कहा जाए कि आखिरी लम्हे में रची है हिंदुस्तान के लिए? नहीं, देखिए पूरे टोटली ओवरऑल हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत है तो हिंदुस्तान की कारकर्दगी मारिश करने वाली रही। हाँ ठीक है कि स्क्वाश में हमें एक नए दो नए बेहतर खिलाड़ी रहे जिन्होंने सोने का तमगा जीता है,
और अगर फजल साहब हम बात करें कि जिस तरह से हमारे पहलवानों ने और बॉक्सरों ने मुजाहरा किया है वहां पर, तो वो तो काफी इत्मीनान बख्श और हौसला बख्श है। नहीं, मुझे लगता है कि वेट लिफ्टिंग में हमने बहुत अच्छा किया, निशानेबाजी में हमने बहुत अच्छा किया और पहलवानों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन हॉकी के दोनों जुमरों में कहा जाए कि हॉकी में तो मेंस में फाइनल में टीम जरूर पहुंची, शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर खातीन जुमरे की बात की जाए तो उसमें बहुत पहले ही खिताब के दौर से बाहर हो गए। तो क्या ये कहा जाए कि 3-4 गेमों तक एक मरतबा फिर कॉमनवेल्थ खेलों में हमारी परफॉर्मेंस महदूद रही? हाँ, वो जाहिर है कि आप जिस तरह से देखें कि बॉक्सिंग में हम लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी ना विजेंडर ने कुछ किया या दूसरे बॉक्सरों ने, उनके आप फाइनल पर देख रहे होंगे शबाब साहब, तो फाइनल में लगा उतरने से पहले लग रहा था कि वो मुकाबला हार चुके हैं, चाहे वो खवातीन के जमाने की बात कीजिए या फिर विजेंदर या जांगड़ा तो मनदीप की बात कीजिए, तो इन तमाम लोगों को देख के लग रहा था कि दूसरे राउंड में वो फर्स्ट हो चुके थे। मंसूर साहब, सुशील कुमार लौटे हैं और हम आपको दिखाएंगे अपने नाजरीन को कि किस तरह से उन्होंने खुशी का इजहार किया है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो अगर 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ था, अगर उसके मुकाबले में आप देखें तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको लगती है? कुछ इवेंट्स कम हुए हैं इसको लिखते हुए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर बात करें शबाब साहब, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा खराब रहा है और खास एथलेटिक्स में हम कहीं नहीं रहे। अभी पिछले दिनों पहले आमिर तुम्हारे जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, हमारी बात थी 2-3 महीने पहले वो कॉमनवेल्थ गेम जाने से। फजल साहब, तो मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से सारे कॉमनवेल्थ के सारे इवेंट्स को देखा है। आपको क्या लगता है, मुकाबला खत्म हुआ है 2010 का कॉमनवेल्थ और फिर 2014 के ग्लासगो का कॉमनवेल्थ गेम का अगर मुआवजा किया जाए, हालांकि इवेंट्स कुछ कम हुए, इसका नुकसान हिंदुस्तान को हुआ, साइना नेहवाल नहीं थे, फिर भी बैडमिंटन में गोल्ड डबल में शानदार तरीके से मिला। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है? देखिए, पिछली जहां तक हम 2010 की बात कर रहे थे तो वो हमारा होम ग्राउंड था, हम मेजबानी कर रहे थे, तो जाहिर बात है उसमें परफॉर्मेंस फर्क पड़ता है। जहां तक यहाँ की बात कर रहे हैं आप, तो अब इसमें सबसे बड़ा हम जो कहते हैं दरियाफ्त, जो डिस्कवरी है वो हमारी स्क्वैश है, और ये चीज वही हुई है जैसे सानिया ने एक जमाने में टेनिस में किया था। तो एक तरह से ये जोशना और इनकी जोड़ी, दीपिका की जोड़ी जो है, इसने वही काम किया है जो टेनिस में सानिया मिर्जा कर गई थी। अब ये चीज एक नया ट्रेंड सेट करेंगी, हमारे ख्याल में नई लड़की जो है अब वो स्क्वैश की तरफ रागिब होंगी, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन बाकी ओवरऑल देखिए, पहलवानों ने अच्छा किया, बॉक्सिंग में मायूसी हुई है, लेकिन देखिए पहलवान जो हमारे हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। बाकी देखिए बॉक्सर्स का अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हुई है, मैं इसमें बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसका असर पड़ता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में जाके कहीं थोड़ी सी एक खबर ये भी आई कि जो सहूलियात मिलनी चाहिए थे वहां पे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को, जो जिसे कहा जाए कि डेली का अलाउंस होता है, वो भी सही वक्त पर नहीं मिल पा रहा था, इस तरह की खबरें आई हैं। तो इस तरह की परेशानी से अगर 2-4 ना होते हिंदुस्तानी खिलाड़ी तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि स्क्वैश जो है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगर इस की बात अगर की जाए, इस कॉमनवेल्थ की बात की जाए। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ खेलों में मुसलसल दूसरी मर्तबा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार, जो आप सबके चहीते बन चुके हैं, ग्लासगो से वतन लौटे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे कपिल वशिष्ठ ने सुशील कुमार से खास बात की, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। भारतीय पहलवानों ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया। 14 पहलवान गए थे और 13 मेडल आए हैं। ये बताता है दरअसल कि कुश्ती भारत की ऊपर जा रही है, और जो भारतीय कुश्ती का पोस्टर बॉय है सुशील कुमार, जो गोल्ड मेडल एक बार फिर जीते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील, सबसे पहले तो समय की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया भी, आपने एक बार फिर हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर। धन्यवाद आप लोगों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं, क्योंकि पूरे हमारे भारतीय दल ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, और अभी कुछ जो रिजल्ट है हमें वो आने भी हैं, बॉक्सिंग में है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं, और आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने बड़ी दुआएं की जब भी हम अच्छा कर पाए। और सुशील, ये मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपने नया सिलसिला एक चलाया है कि सेकंडों में कुश्ती खत्म करने का, मतलब ये तो बाकी पहलवानों के साथ आप ज्यादती सी कर रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूँ कि जो मेरे गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, कोच हैं यशवीर जी, सुजीत मान जी हैं, विनोद जी हैं, जो उनका प्लान है, एक कोचिंग स्टाफ का जो प्लान होता है कि आपको ऐसे खेलना है, तो वही एक कोशिश करते हैं और उसी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं कि ओपोनेंट को मौका ना दे। तो फजल साहब, हिंदुस्तानी खिलाड़ी वापस लौटने लगे हैं। सुशील की बात आपने सुनी, काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि जो लोगों का प्यार मिल रहा है उससे लगातार
उनके हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर एक जबरदस्त नुमाइंदगी करके लौटे हैं ग्लासगो से सुशील। देखिए शबाब साहब, फिर मैं वो कहूँ कि सुशील कुमार और पहलवानों ने आज की देखिए कि जब वेट कैटेगरी इनका चेंज हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने अपने गेम पे कंसंट्रेट किया, अपने वेट पे कंसंट्रेट किया और सोना जीता हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ठीक आप वहीं देखिए दूसरे के, मैं आदिल तुम्हारीवाला की बात कर रहा था, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि सहूलियतें कम मिले, उनसे 3 महीने पहले बात हुई, उन्होंने स्काई और मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो उन्होंने सहूलियतें मुहैया नहीं कराई और हो सकता है कि हम अपनी टीम को, अपने एथलीट को न भेजें, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने भेजा और हमारी कारकर्दगी देखिए, आज एथलीट में दौड़ा को छोड़ दीजिए, कहीं कोई कामयाबी नजर नहीं आती है। 400 में खवातीन ने जिस तरह का मुजाहरा किया वो मायूस करने वाला था। एथलेटिक्स में हमने पिछली बार बहुत अच्छा मुजाहरा किया था और हमें लग रहा था कि इस बार और ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो मुजाहरा उनका मुजाहरा मायूस करने वाला रहा। बिल्कुल सही बात है। हॉकी में भी इसी तरह की चीजें, हॉकी में हम ऑस्ट्रेलिया को आज तक हरा नहीं पाए, तो इस तरह की कई चीजें। तो मसूद साहब, ये फजल साहब का ये कहना है कि तैयारी अच्छी नहीं थी, मतलब किसी न किसी तरीके से अगर देखा जाए कि जो कोचेज होते हैं टीम के और दूसरे लोग होते हैं, वो जो मुतल्लका हुकूमत या वजारत स्पोर्ट्स से जो सहूलतें मांगते हैं वो मिल नहीं पाती है। फजल साहब का ये कहना है कि अगर और सहूलतें दी जाएं तो इस तरह के मुकाबलों में हम और भी ज्यादा मेडल्स जीत सकते हैं। बेशक, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है स्पोर्ट्स बजट। हमारे बजट में कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो जो फेडरेशंस हैं उनके पास वो आखिर में आप गवर्नमेंट से हेल्प लेती हैं इस मामले में, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बजट जो है वो बराए नाम है, तो उसका असर पड़ता है इसके ऊपर। और फैसिलिटीज की बात, जैसे स्क्वैश में 2 लड़कियां आगे बढ़ी हैं, तो इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और 98 में ये कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था स्क्वैश, तो उसके बाद से इन्होंने जहां हुकूमत से मदद मिली, बाहर से आउटसाइड से भी इनको मदद लेनी पड़ी लोगों की, इनको स्ट्रगल करने के लिए। तो ये तो जद्दोजहद है। इस हमारे स्पोर्ट्स में हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स पर्सन की एक बदनसीबी है कि वो मैदान में पसीना बहाता है कामयाबी के लिए और बाहर पसीना बहाता है वो अपने लिए फैसिलिटीज हासिल करने के लिए। तो ये चीज जो है दूसरे कंट्रीज में नहीं है, उसका नतीजा सामने आता है। और मेजबान की तरफ से भी कुछ न कुछ हो ही जाता है, क्योंकि इस मरतबा खबर आई कि जो डेली अलाउंस वहां पर मुंतजमीन की तरफ से मिलना था हिंदुस्तानी खिलाड़ी को, या तो बर वक्त नहीं मिला या फिर किसी को मिला ही नहीं। तो मजमूई तौर पर अगर उससे कतई नजर अगर देखें, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल फजल साहब से, कुल मिलाकर 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें जो आप मेडल टैली देख रहे हैं हिंदुस्तान की, उससे आप किस कदर मुतमईन हैं और कहां पर कुछ चूक रह गई? साइना नेहवाल की कमी क्या वाकई खली इसमें, या फिर जिस तरह से दूसरे खिलाड़ियों ने मुजाहरा किया बैडमिंटन में और फिर हमारे दूसरे खेलों ने जो मुजाहरा किया, इससे उससे आप मुतमईन है? देखिए, साइना नेहवाल की कमी मैं थोड़ी बात मंसूर की बात को फिर आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बजट होता है, तो स्पोर्ट्स बजट कहीं नहीं आता, वो मिस्टीनियस के साथ कर दिया जाता है। ये इस मुल्क की खिलाड़ियों के साथ और खेल के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। तो खेल पर तवज्जो देने की जरूरत है, खास तौर पर हॉकी, जिसमें हमने रिकॉर्ड 8 मरतबा ओलंपिक का किसी जमाने में गोल्ड मेडल जीता था, एक वर्ल्ड कप भी हम हॉकी का जीत चुके हैं। हॉकी की हालत बहुत खस्ता है, कौमी खेल पर तवज्जो देने की जरूरत है। और हमारे दोनों एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि बुनियादी सहूलतें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रेनर्स हैं, वो खिलाड़ियों को अगर सही तरीके से दस्तयाब कराई जाए तो इस तरह के खेलों में हिंदुस्तान मजीद कामयाबी हासिल कर सकता है। हम अपने दोनों मेहमान फजल इमाम मलिक और स्टूडियो में मौजूद मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो नाजरीन, ये बताते हुए कि हिंदुस्तान साउथहैम्पटन टेस्ट में हार गया है और जिद्दोजहद जारी है कि किस तरह से सीरीज को जीता जाए, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और इसमें स्क्वाश जो है हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि पहली मरतबा विमेंस डबल्स में हिंदुस्तान की लड़कियों ने सोने का तमगा जीत कर एक तरह से इब्तिदाई शुरुआत दिलाई है, क्योंकि इससे पहले हमने स्क्वाश में कोई भी मेडल कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जीता था और स्क्वाश के लिए हिंदुस्तान जाना भी नहीं जाता है जितना कि हमारा पड़ोसी मुल्क किसी जमाने में पाकिस्तान जाना जाता था। लेकिन अब स्क्वाश का खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दीगर इंटरनेशनल खेलों में भी स्क्वाश के खिलाड़ी बेहतर मुजाहरा करेंगे। स्पोर्ट्स राउंडअप को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि आलमी समय इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय लाइव.com पर। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।